संतोष कुमार आगे, बाकी बच्चे कौन कौन हैं? और तो कहाँ तक किए थे संतोष लास्ट क्लास में? सौरभ मिश्रा गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में लास्ट क्लास में आप योगेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग, किरण गुड मॉर्निंग, सौरभ नमस्ते भाई नमस्ते, अंकुर गुड मॉर्निंग, विकास सिंह वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू, आरएम गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक किए थे एक बार उसको बताएं, क्या लास्ट पॉइंट था? आखिरी पॉइंट लास्ट टाइम कहाँ तक बताए थे? अमृतराज प्रणाम भाई, रूली यादव गुड मॉर्निंग, संजीत वर्मा गुड मॉर्निंग सर। सर आपने डेट 25 जून के बाद 29 जून को ही क्लास लिया है। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, इवनिंग वाले के साथ आपका क्लास होता है ना, तो उसमें उसके साथ आपका जोड़ा गया है क्लास। शिवेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार बताए थे। अच्छा ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, वेरी गुड, जलियांवाला बाग इंसिडेंट बताए थे आपको। तो जलियांवाले बाग के आगे आज आपको स्टार्ट करते हैं। जलियांवाले बाग की तुलना रूस के खूनी रविवार की घटना से किया गया है। रशिया में 5 जनवरी 1919 को, रशिया में 9 जनवरी 1905 को ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार की घटना हुई थी। अर्जुन कुमार गुड मॉर्निंग, विकास सिंह फिर से एक बार जी बता रहे हैं। 9 जनवरी को 1905 में खूनी रविवार की घटना ये रशिया में हुआ था, और जलियांवाले बाग हत्याकांड की तुलना खूनी रविवार की घटना से किया गया है। जिस तरह से रशिया के किंग जार निकोलस सेकेंड ने निहत्थे किसानों के बीबी बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, हजारों की संख्या में किसानों के बीबी बच्चे मारे गए, उसी प्रकार जलियांवाले बाग हत्याकांड में जनरल उडायर ने 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में लोगों को मरवाया। तो इसीलिए जलियांवाले बाग हत्याकांड की तुलना खूनी रविवार की घटना से किया गया है। संजीत वर्मा आपकी क्लास इवनिंग वाले से जुड़ी हुई है, यानी आपकी क्लास जो है वो 3:30 PM वाले बैच के साथ मर्ज किया गया है, और उसमें आपको जोड़ा गया है। तो 25 के बाद 29 को हुआ था जून में, जून या जुलाई में, जून में। तो आपके बैच को जीएस सेकेंड के साथ जोड़ दिया गया है, और वह बैच 3:30 से 5 तक का होता है। तो आपको सारे वीडियो उस पे मिल जाएंगे, इसलिए आपको उसमें कनेक्ट कर दिया गया है, उसमें जोड़ दिया गया है आपको, ठीक है। संजीत वर्मा जी बताएं।
पवित्र मंडल जी नमस्ते। तो हमने जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड के कंबाइंड बैच को पढ़ा रहा हूं और दोनों बैचेस का लगभग सेम चल रहा है मेरे साथ। मॉर्निंग में मैं 25 जून को आया हूँगा, ठीक कह रहे हैं, और इसके बाद इवनिंग वाले बैचेस के साथ क्लासेस चल रही हैं। टेक्निकल टीम को आप बोल दीजिए फोन करके मैनेजमेंट में। विकास जी, आप टेक्निकल टीम को मैनेजमेंट को फोन करके बता दीजिए। भीष्म सिंह, सुरजीत भाई, सर ने जो आपको हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं वो आप इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं बेटे। कमेंट थोड़ा कम दीजिए क्योंकि अब पढ़ाने दीजिए थोड़ा सा, नहीं तो कमेंट में ही टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो ये आगे हम बताते हैं। इसके बाद नवंबर 1919 में हंटर रिपोर्ट आई थी और ये जलियांवाले बाग इंसिडेंट पर था। जलियांवाले बाग हत्याकांड पर नवंबर 1919 में हंटर रिपोर्ट आई थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच किया था ये। और इस रिपोर्ट में इंडियन को दोषी पाया गया था। यानी भारतीयों पे आरोप लगाया कि जब यहां पर रॉलेट एक्ट लगा था तो इतनी बड़ी संख्या में जलियांवाले बाग में आने की क्या आवश्यकता थी। पवित्र मंडल कह रहे हैं इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास हिस्ट्री, टू लेट, सॉरी सर, कोई बात नहीं, जहां से जागो वहीं सवेरा। तो यहां से आप ध्यान से देख दें तो यहां से आपको समझ में आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए जनरल उडायर जिम्मेदार था। जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर रिपोर्ट अंग्रेजों ने प्रकाशित किया और इस हंटर रिपोर्ट में इंडियन को जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए दोषी करार दिया गया। यह कहा गया कि जब पंजाब में रॉलेट एक्ट लागू था तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जलियांवाले बाग अमृतसर में आने की आवश्यकता क्या थी। इस तरह से हंटर रिपोर्ट में इंडियंस को दोषी करार दिया गया था और जबकि इंडियन अमृतसर के जलियांवाले बाग में अपने नेताओं के शांतिपूर्वक भाषण सुनने के लिए आए थे। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। छुट्टी का दिन था, बैसाखी का दिन था। इस तरह से जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा के उनकी हत्या करवाई। हमने आपको यह भी बताया था कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में ना चलाओ यहाँ, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो सही आ रहा है। अब देखिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। विकास सिंह, अजीत कुमार, विकास सिंह, शिवेंद्र, सबको गुड मॉर्निंग। छोटा लिख रहे हैं, बड़ा कर देते हैं। मार्कर थोड़ा सा भाई दूसरा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इस मार्कर से थोड़ा सा बड़ा नहीं लिखा जा रहा है, इसमें थोड़ा इंक डालिए और ज़्यादा इंक डालिए तो बड़ा बड़ा दिखेगा बच्चों को। सर मुझे मुगल वंश की हिंदी में पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? बेटे मिल जाएगी, डोंट वरी। हमने पीडीएफ तो इसे डाउनलोड करवा दिए हैं, वर्षा शर्मा हमने डाउनलोड करवाए हुए हैं। सर नहीं दिख रहा है, चलिए और बड़ा बड़ा लिखते हैं बेटे। तो इस तरह से
वर्षा शर्मा सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं बेटे, यहाँ से देखो, बाकी जीएस थर्ड वाले बच्चों का मुगल वंश से करवा रहे हैं। ये जीएस फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चों का है। जीएस फर्स्ट सेकंड का मुगल वंश हो चुका है, उनका मॉडर्न चल रहा है। जीएस थर्ड वालों का दिल्ली सल्तनत हो गया है और जीएस थर्ड वालों का मुगल वंश चल रहा है। तो इस तरह से डिफरेंसेस हैं। चलें इससे आगे बढ़ाते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1919 और 1920 में 1919-20 में अली ब्रदर्स मुस्लिम लीग पार्टी के थे। ये इनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने इसी समय खिलाफत आंदोलन चलाया, स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। मुस्लिम लीग के अली बंधुओं ने इस समय खिलाफत आंदोलन चलाया था। अली बंधु के नाम शौकत अली और मोहम्मद अली हैं। खिलाफत आंदोलन चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? दरअसल टर्की का सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा को 1916 में अंग्रेजों ने तुर्की की गद्दी से हटा दिया था। इसलिए इंडिया के मुस्लिम लीग के दो प्रसिद्ध नेता तुर्की के सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की की गद्दी पर बैठाने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत नाम खलीफा के नाम से आया है। मुसलमानों का अंतिम खलीफा तुर्की का सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा था। मुस्तफा कमाल पाशा ये तुर्की का सुल्तान था। टर्किश सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा ये मुसलमानों का अंतिम खलीफा था। इसको तुर्की की गद्दी पर बैठाने के लिए इंडिया में मुस्लिम लीग के अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, क्योंकि महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता किया था। लखनऊ समझौते में डिसाइड किया गया कि आगे की जितनी भी लड़ाई होंगी वे लड़ाइयां कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठा होकर लड़ेंगी। इस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। वैसे इस आंदोलन के बाद गांधी ने भी एक आंदोलन चला दिया 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। यह गांधी का पहला जन आंदोलन था। अब अगर ये पूछा जाए कि गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 1920 में प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था। कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो गांधी का ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आईएनसी के कलकत्ता सेशन में पारित किया गया था और स्पेशल सेशन में कांग्रेस अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये गांधी का इंडिया में पहला जन आंदोलन था। इससे पहले गांधी ने इंडिया में
कई सत्याग्रह चलाए थे। गांधी का ये जन आंदोलन इसलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि कांग्रेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सपोर्ट करे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कांग्रेस को इंडिया में डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी स्वायत्तता दे दी जाएगी। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, तो कांग्रेस को अंग्रेजों ने इंडिया में स्वायत्तता नहीं दिया, यानी डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया। डोमिनियन स्टेटस पाने के लिए गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए, मेन एम डोमिनियन स्टेटस था, यानी स्वायत्तता, ये प्राप्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। स्वायत्तता का मीनिंग होता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में स्वायत्तता गवर्नमेंट को दिया गया है, इसी प्रकार की स्वायत्तता के लिए कांग्रेस को प्रॉमिस किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले। लेकिन वर्ल्ड वार जब फिनिश हो गया 1918 में, तो स्वायत्तता देने से ब्रिटिश गवर्नमेंट मना कर दिया। गांधी ने कांग्रेस की स्पेशल सेशन में इसको पारित करके ऑल इंडिया लेवल का असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। एक बात और ध्यान रखें, इसको फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी इसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरह से गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर भी पड़ा, लेकिन ध्यान रखें गांधी का ये आंदोलन सफल नहीं रहा। कारण 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना घटित हुई, जिसमें एक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को चौरी चौरा थाने में बंद करके थाने में आग लगा दिया था। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, 22 पुलिसकर्मी भी मारे गए। गांधी ने जब आंदोलन चलाया तो इसका उद्देश्य स्वायत्तता प्राप्त करना था, लेकिन यह भी डिसाइड किया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोऑपरेट न करें। जितने लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन नौकरी कर रहे हैं वे नौकरी छोड़कर इसमें शामिल हो जाएं, यानी नॉन कोऑपरेट करें। गांधी का ये कहना था कि अगर इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में कोऑपरेशन करेंगे तो अंग्रेज नहीं जाएंगे, यदि इंडियन अंग्रेजों का कोऑपरेशन करना छोड़ दें तो अंग्रेज इंडिया से भाग जाएंगे। क्योंकि बेटे मुट्ठी भर अंग्रेज 75 देश को चलाया था, यानी ज्यादा अंग्रेज नहीं थे लेकिन देश ज्यादा थे इनके पास। आप समझ सकते हैं मुट्ठी भर अंग्रेज 75 देश पर शासन कैसे चलाए। वहां के लोकल लोगों का प्रयोग किया, लोकल लोगों को अंग्रेजी सिखाया और उन्हें क्लर्क और सिपाही बनाया, अधिकारी अंग्रेज बने। यानी मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े देश पर शासन कर रहे थे। कारण यही है, इसलिए गांधी ने इंडियन लोगों का आह्वान किया कि आप सभी ब्रिटिश नौकरी को इस्तीफा दे दें, छोड़ दें और इस आंदोलन में आएं और शामिल हो जाएं, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस होना चाहिए। लेकिन अकस्मात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिंसा का रूप ले लिया। कहां पर? गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में। जब 22 पुलिसकर्मियों को एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में बंद कर थाने में आग लगा दिया, इस बात से गांधी रुष्ट हो गए
और गांधी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो नॉन कोऑपरेशन शांतिपूर्वक चल रहा था, बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे थे, नौकरियां छोड़कर इसमें शामिल हो रहे थे, हर वर्ग के लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वह किसान हो या वह जमींदार हो या मनी लेंडर्स हो या महिला हो या पुरुष हो, हर तबके के लोगों ने नॉन कोऑपरेशन का सहयोग किया था, सपोर्ट किया था। लेकिन ये घटना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर, जहां मात्र 21 पुलिस सिपाही और 1 इंस्पेक्टर, इतने अधिकारी एक ही था, पुलिस इंस्पेक्टर ये अंग्रेज था, बाकी मैक्सिमम सिपाही इंडियन थे। एक भीड़ चली आ रही थी, भीड़ को भगाने के लिए पुलिस स्टेशन के इतने सिपाही और इंस्पेक्टर ने लाठीचार्ज कर दिए। भीड़ ज्यादा थी, गुस्से में आ गई, इन 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस थाने में बंद कर दिया और इसमें आग लगा दिया। इस तरह से गांधी का यह आंदोलन हिंसा का रूप ले लिया। गांधी इसी वजह से 12 फरवरी को 1922 में गांधी अपना आंदोलन विड्रॉ कर लिया। गांधी विथड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी ने इसी समय असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए किस घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, ये घटना के बाद गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी ने इस घटना की जिम्मेदारी स्वयं ले लिया। गांधी ने कहा कि वह इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जूरी के सामने पेश हुए और ब्रिटिश जूरी ने इस घटना के लिए गांधी को 6 साल की सजा दिया था। गांधी 6 साल के लिए यरवदा जेल में गए थे। बेटे, यरवदा जेल पुणे में है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि गांधी का आचरण अच्छा है, इसलिए गांधी को 2 ही साल में रिहा कर दिया गया था। यानी 1924 में महात्मा गांधी जेल से बाहर आ गए थे। गांधी ने जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभाला। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सेशन में, बेलगांव कर्नाटका में है, पहली और एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष गांधी बने थे। तो इस तरह से गांधी जेल से बाहर 2 ही साल में आ गए थे, जबकि 6 साल की सजा हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके आचरण को देखकर, इनके कंडक्ट को देखकर इनको 2 साल में रिहा कर दिया। यहां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी का ये आंदोलन असफल रहा, असहयोग आंदोलन सफल नहीं रहा, और इसी से नाराज होकर 2 कांग्रेस नेताओं ने गांधी से रुष्ट होकर अलग पार्टी बना लिया था। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 1922 में कांग्रेस का फिर से विभाजन हुआ, लेकिन इस बार बड़ा विभाजन नहीं था, जैसा कि 1907 में हुआ, उतना बड़ा विभाजन नहीं था। इस बार केवल 2 नेता गांधी से, उनके आइडियोलॉजी से, उनके सिद्धांत से रुष्ट होकर अलग पार्टी बनाया। उनका ये कहना था कि छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, और ये छोटी मोटी घटना
के कारण इतना बड़ा आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल गांधी ने अलग पार्टी गांधी से रुष्ट होकर बना लिया गया और इस पार्टी का नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। ये पार्टी अलग से बनाई गई बेटे 1923 में, या कहीं कहीं 1922 भी दिया है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये पार्टी बनाई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये इन्होंने कलकत्ता में बनाई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कलकत्ता में किया और इस पार्टी के पहले अध्यक्ष फर्स्ट प्रेसिडेंट सीआर दास, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास पहले अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। मोतीलाल नेहरू ये सेक्रेटरी बने थे। तो इस तरह से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों ने 1922 में या फिर 1923 में किया था। अब यहां एक प्रश्न आपसे है, आप लोग बताइए कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ स्वराज पार्टी ऑफ सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू? मेरा प्रश्न है, इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी? बिल्कुल सही, जयप्रकाश जी बता रहे हैं कि विधानसभा का समर्थन करना। आरएम बता रहे हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नहीं आरएम भाई, गलत है। नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चलाना ये तो गांधी का सिद्धांत था ना, तो गांधी ने जब वापस ले लिया तो कोई और कैसे चला सकता है? किसी और का आंदोलन कोई और हाईजेक कर लेगा तो उतना फेमस थोड़ी ना होगा। जयप्रकाश, और इलेक्शन लड़ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो यहां पर अगर ये पूछा जाए कि इस पॉलिटिकल पार्टी का मेन उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के लिए इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, तो स्वराज पार्टी का एम अगर पूछा जाए तो ये एम होगा टू रेक ब्रिटिश गवर्नमेंट, रेक ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन असेंबली। ये इसका मेन उद्देश्य था, यानी ब्रिटिश सरकार को विधानसभा में प्रवेश करके अंदर से तोड़ना, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो स्वराज पार्टी का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो यही था इसका। असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट होकर के असेंबली के अंदर प्रवेश करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंदर से प्रोटेस्ट करना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर वाले आंदोलन को सुन नहीं रही है। बाहर वाले आंदोलन से उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये अंदर असेंबली में प्रवेश करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंदर से प्रोटेस्ट करेंगे और जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मांगों को पूरा करे, स्वायत्तता भी दे, आदि स्वतंत्रता भी दे, रिजर्व सब्जेक्ट को इंडियंस को ट्रांसफर कर दे। रिजर्व सब्जेक्ट कोर सेक्टर था, अंग्रेजों के अंडर में था, अन्य रिजर्व सेक्टर इंडियन को देना चाहते थे। तो गांधी के इस आंदोलन से ये लोग दुखी हो गए, लेकिन ये सफल नहीं हुए। आगे चलकर यानी 1928 में असेंबली इलेक्शन में ये लोग भाग भी लिए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। विशेष सफलता न मिलने के कारण 1928 में यह पार्टी फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई थी। तो यह पार्टी 1928 तक अलग रही, असेंबली इलेक्शंस में आजमाया, उतनी सीटें नहीं पाया जितनी उम्मीद किया। बाद में इसका फिर से कांग्रेस में मर्जर हो गया। मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस में आ गए। मोतीलाल की जगह इनका बेटा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का एक्टिव मेंबर बन गया, जिसके कारण 1929 में मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में गांधी के आंदोलन को दबाया और कैसे गांधी को 6 साल की जगह 2 ही साल में छोड़ दिया। यहां एक पॉइंट ये देखिए, नया वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग आया था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक ये वाइसरॉय बना था और इससे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय बन के आया। स्वराज पार्टी और मेन सेंटर कलकत्ता में था और इसका दूसरा सेंटर इलाहाबाद में था। स्वराज पार्टी का 2 ब्रांचेस थी। ईस्टर्न के जो बंगाल वाले नेता थे उनको CR दास ने बंगाल में टैकल किया। बिल्कुल अर्जुन ठीक बता रहे हैं। लेकिन एक तो पार्टी का हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस इलाहाबाद में बनाया, ब्रांच ऑफिस इसका कलकत्ता में था। तो कलकत्ता में कांग्रेस का ज्यादा स्कोप था, इसलिए कलकत्ता वाला ज्यादा इफेक्टिव बना। कलकत्ता विधानसभा में इनको ज्यादा सीट भी मिली थी, बाकी यूपी या अदर विधानसभाओं में बिल्कुल 0 था। सही कह रहे हैं, लेकिन कलकत्ता ये हेड ऑफिस नहीं था, ब्रांच ऑफिस था कलकत्ता। इफेक्टिव पार्टी इनकी कलकत्ता में ही बनी थी। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न है कि इसका हेड ऑफिस स्टार्ट में 1923 या 22 में जब बनाया गया तो मोतीलाल नेहरू ने सेंटर इसका हेड ऑफिस इलाहाबाद में रखा, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर करके कलकत्ता ले गए थे। कलकत्ता में ही इनका दबदबा था। 2 ब्रांचेस थी। जयप्रकाश कह रहे हैं फर्स्ट लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट 1925 में विट्ठल भाई पटेल थे। बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखें पार्टी का दो जगह पर था। ब्रांच ऑफिस कलकत्ता में थी और कलकत्ता वाली ज्यादा इफेक्टिव थी। विधानसभा कलकत्ता में ही कुछ सीटें इनको मिला, बाकी किसी जगह इनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी। चलें आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 से 1931 के बीच में नई दिल्ली की स्थापना किया गया था। न्यू दिल्ली वाज फाउंडेड। नई दिल्ली का गठन 1921 से 31 के बीच में किया गया था। और नई दिल्ली का आर्किटेक्ट अगर पूछें तो इसका वास्तुकार, नई दिल्ली के डिजाइनर एडविन लुटियंस थे। न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस 1921 से 31 के बीच में
नई दिल्ली को बसाया गया है। और इनके साथ हर्बर्ट बेकर भी थे, हर्बर्ट बेकर। तो ये दो आर्किटेक्ट थे। पार्लियामेंट का डिजाइन इन्होंने ही किया है, पार्लियामेंट संसद भवन का पूरी डिजाइन इन्होंने तैयार किया है। बाकी नई दिल्ली एडविन लुटियंस का है, इसलिए लुटियन जोन कहा जाता है। वैसे इसमें इंडिया गेट भी है, प्रेसिडेंट हाउस भी आएगा इसमें, कनॉट प्लेस भी आएगा, यहां एक गोल डाक खाना भी है, ये भी आएगा। और सेक्रेटरिएट है, सचिवालय, ये भी आएगा। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी है, ये भी आएगा। यानी कुल मिलाकर के पूरा नई दिल्ली जिसकी स्थापना बिटवीन इस समय किया गया है, आर्किटेक्ट यही दोनों थे, ज्यादा रोल इसी का है, एडविन लुटियंस का है। तो इंडिया गेट, प्रेसिडेंट हाउस, कनॉट प्लेस, गोल डाक खाना, सचिवालय, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और अब जो वीवीआईपी हाउसेज हैं वे सारा इन्होंने डिजाइन किया था। बाकी इंडिया गेट बताए थे आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वार और अफगान वार में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए सैनिकों की याद में बना था। तो इस तरह से लॉर्ड रीडिंग के समय में ये स्थापित किया गया। 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट इंडिया आया था, 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट इंडिया आया। ड्यूक ऑफ कनॉट के सम्मान में कनॉट प्लेस बसाया गया, सीपी का नाम उसी के नाम पे है। तो नई दिल्ली में अब आप बताइए कि नई दिल्ली के प्रेसिडेंट हाउस को पहले वाइसरॉय हाउस कहते थे। वाइसरॉय हाउस में पहला वाइसरॉय जो निवास किया था उसका क्या नाम था? यानी फर्स्ट वाइसरॉय जो राष्ट्रपति भवन में रहा था, क्योंकि इसको राष्ट्रपति भवन नहीं बल्कि वाइसरॉय हाउस कहा गया है। लॉर्ड इरविन, बिल्कुल सही, जयप्रकाश सही बता रहे हैं। लॉर्ड इरविन पहला वाइसरॉय था जो प्रेसिडेंट हाउस में रहा था 1931 में, यानी इसको वाइसरॉय हाउस कहते थे। 350 से ज्यादा कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में, दुनिया की सबसे बड़ा बिल्डिंग है ये, यानी सबसे ज्यादा कमरों वाली बिल्डिंग है। दुनिया का ऐसा राष्ट्रपति जो इतने सारे कमरों में रहता है, जिसके लिए इतने सारे कमरे बने हैं। तो आगे हम चलते हैं और आपको इससे आगे बताते हैं। 1924 में एमएन रॉय, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कलकत्ता में इन्होंने भी किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने कलकत्ता में बनाया। ये पार्टी कलकत्ता में बनी थी। तो सीपीआई ये सबसे पुरानी पार्टी है। एक सीपीआई एम भी है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी बाद में बनी है, और सीपीआई एमएन रॉय ने बनाया था। ये 1920 में थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने के लिए गए थे। तीसरा अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलन रशिया में हुआ था ये। तो थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने के लिए 1920 में ये रशिया गए थे, और यहां से लौट के आने के बाद इन्होंने इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। आप तो जानते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज है कि अगर आपका अधिकार मिले ना तो आप छीन लो, और कोई भी नेशनल प्रॉपर्टी नहीं होता है।
कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, सारी प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। जिस देश में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज की गवर्नमेंट सत्ता में आई, जैसे रशिया में आई, चाइना में भी रही, जर्मनी में भी रही, जहां जहां कम्युनिस्ट सरकारें सत्ता में रहीं वहां सारी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन पर इनका फोकस नहीं होता है। सारी इंडस्ट्री, सारे कल कारखाने ये नेशनल माना जाता है, सभी व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता है। इस तरह से नो प्राइवेटाइजेशन, नो ग्लोबलाइजेशन, नो प्राइवेटाइजेशन, नो ग्लोबलाइजेशन, ये फंडा एडॉप्ट करते हैं। ये पार्टी इंडिया में बनी तो, लेकिन इंडिया में सफल नहीं रही, आप भी जानते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इस पार्टी को एम.एन. रॉय इंडिया में लाए और काफी पुरानी पार्टी है ये। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को इंडिया में फैलाने वाले एम.एन. रॉय मेन यही थे। देखिए 1924 में गांधी को भी छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो गांधी अपनी लाइफ में एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। और ये बेलगांव सेशन में बने। बेलगांव सेशन ये कर्नाटका में है। जीवन में गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में बने हैं। दो मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक कर देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, निशांत कुमार जी कह रहे हैं सब सही चल रहा है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं ठीक है सर, दे दीजिए। किरण यादव सर, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ मिला होगा बेटे, आप देखो, या नहीं मिला है तो आप मैनेजमेंट को कॉल करके कहो कि पीडीएफ डाउनलोड करवा दें। हमने पीडीएफ अपनी तरफ से दे दिया है, अब ये उनका काम है कि डाउनलोड किए या ना करें। तो लॉर्ड एरविन जयप्रकाश, चलें आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे आपको तो समझ जाएंगे। लाइफ में पहली बार गांधी कांग्रेस अध्यक्ष इसी समय बने हैं। बेलगांव सेशन में एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष इनको बनाया गया और इसी अधिवेशन में गांधी ने प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया है। इसी समय प्राइमरी शिक्षा के प्रस्ताव को पारित किया है, या इसको आप बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं। गांधी का बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया है। इसीलिए गांधी को बेसिक शिक्षा का जनक कहा गया है, फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि भारत में बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया है, तो गांधी को कहा गया है। बाद में गांधी ने वर्धा सेशन में बेसिक शिक्षा और हिंदी शिक्षा को इंडिया में आधारभूत शिक्षा बना दिया। तो इस तरह से एकमात्र बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और ये प्रस्ताव पारित कर दिया, इसलिए इनको बेसिक शिक्षा का जनक कहा गया है। इसके बाद गांधी ने कभी कोई पोस्ट कांग्रेस में नहीं लिया। हालांकि वैसे इस अधिवेशन के बाद गांधी अपने आप को कुछ दिन कांग्रेस के वर्किंग कमेटी से दूर रखा, यानी लगभग 1926 से 28 के बीच में गांधी ने
स्वयं को कंसोलिडेट किया, स्वयं को खादी प्रोग्राम में लगा दिया। यानी 1926 से 28 के बीच में 2 साल गांधी ने गांव गांव में जाकर के चरखा चलाना, सूत कातना, कपड़े बुनना, ये काम सिखाते थे। तो लगभग 2 साल गांधी कांग्रेस के मुख्य धारा से अलग रहे। गांधी चाहते थे कि सबके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, यानी सबके पास लघु उद्योग हो। गांधी और नेहरू में यही सबसे बड़ा अंतर था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इंडिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़े बड़े उद्योग धंधे हों, जबकि गांधी चाहते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, यानी लघु धंधे, लघु उद्योग हों, सभी के पास अपना पर्सनल काम हो। अच्छा, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में एक समानता है। नेहरू चाहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगे, सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाई जाए। इस तरह से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस मामले में काफी क्लोज फ्रेंड थे, और जबकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस में भी नहीं बनती थी, आगे बताएंगे आपको। लेकिन अपने आप को कुछ दिन तक गांधी कांग्रेस के मुख्य धारा से अलग रखा। अच्छा, इधर एक क्रांति का और नया तरीका आ गया। इंडिया में क्रांतिकारी गुट का गठन किया गया और इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधि का नया सिलसिला जारी हो गया। और ये आप शायद पढ़े हैं 1924 में चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, सचिन सन्याल, इन लोगों ने इंडिया में एक पार्टी बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़ा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पार्टी इन्होंने बनाई, क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये नाम दिया गया था। 1924 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल ऐसे और तमाम क्रांतिकारी नेता एक हो गए। इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस दल का गठन किया। अब अगर ये पूछा जाए कि ये कहां पर थी, तो इसकी भी ब्रांच 2 जगह थी, दिल्ली में और कानपुर में। तो कहीं आप दिल्ली पढ़ लें तो केवल दिल्ली में ही नहीं था, दूसरी ब्रांच इसकी कानपुर में थे। और ये लोग दिल्ली और कानपुर से इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम किया था। इन्होंने जयप्रकाश ने लिखा हुआ है कि ये पहले एचआरए था, बिल्कुल सही है, एचआरए, शॉर्ट में एचआरए कहते हैं। एचआरए का गठन 1924 में किया गया, लेकिन बेटे इसका 1908 में नाम, 1928 में नाम बदल दिया, एचएसआरए रखा गया है। तो 1928 में एचआरए का मतलब ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। और इसका सेंटर दिल्ली और कानपुर दोनों जगह था। दिल्ली में और कानपुर में 2-2 इसकी ब्रांच बनाए, हेड ऑफिस दिल्ली था इसका। तो ये नाम इसको दिया है भगत सिंह ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
1928 में सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह ने जोड़ा था। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए सोशलिस्ट शब्द HRA में किसने जोड़ा, तो सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह ने जोड़ा था। और ये शब्द कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ये रशिया से सोशलिस्ट शब्द लिया गया है। शायद आप जानते हो रशिया पहला देश है जिसने USSR यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, USSR ये 1917 में बना था। इससे पहले रशिया कहलाता था ये। तो यहां यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया या रिपब्लिकन रशिया कहा जाता है। 1991 में USSR ब्रेक हो गया, अब फिर से रशिया कहा गया इसको। तो 1991 में USSR ब्रेक हो गया है। 1917 में USSR बना, 1991 में USSR की जगह अब रशिया कहलाता है। क्योंकि पहले इसमें 15 रिपब्लिकन थे, 15 में से 7 रिपब्लिकन फ्री हो गए 1991 में। तो रशिया से सोशलिस्ट शब्द लिया गया है। ये इनका अगर उद्देश्य पूछा जाए कि HRA या HSRA का मेन उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था इंडिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना, क्रांतिकारियों को प्रमोट करना और क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों पर इंडिया में दबाव बनाना। इन्होंने एक काम और करना स्टार्ट किया, ये सरकारी खजाने लूटने का काम करने लगे। सरकारी खजानों के अलावा बंदूक वगैरह भी लूटने लगे। ऐसे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे जिससे कि क्रांतिकारियों को हथियार और पैसे मुहैया करा सकें। अच्छा, ज्यादातर ये एक्टिव बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में थे। इनका सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया बंगाल में, यूपी में, पंजाब में। साउथ इंडिया में ये लोग नहीं थे, लेकिन साउथ इंडिया के लोगों को भी जोड़ा हुआ था। तो ऑल इंडिया लेवल का था ये, बट ज्यादा इफेक्टिव ये बंगाल में थे, वो यूपी में और पंजाब में। चूंकि बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश के और कुछ पंजाब में इनका ज्यादा एक्शन होने लगा था। तो आगे हम बढ़ाते हैं, इन्होंने कौन सा एक कारनामा, इन्होंने कौन से कारनामे को अंजाम दिया था ये बताते हैं अब आपको। 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त यानी इस दिन 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र, ये प्रमुख घटना थी जो HSRA ने किया था। इस घटना को अंजाम HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने करवाया था। 9 अगस्त 1925 की बात है। क्रांतिकारियों को खबर आई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रेलगाड़ी से कुछ खजाना और पैसे भिजवा रही है। क्रांतिकारी इस ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही यह ट्रेन लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन की चैन पुलिंग करके इसको रोक लिया और इसमें से एक बड़ा सा लोहे का बक्सा उतारा। लोहे के बक्से में कुछ बंदूकें और कुछ पैसे यानी कुछ खजाना था। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में यह इंसिडेंट हुआ था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के एक फास्ट फ्रेंड अशफाक उल्ला ने बड़े से लोहे के बक्से पर हैमर चलाया, हैमर हथौड़ा चलाया, ताला तोड़कर बंदूकें खजाना लूटकर भागने लगे। पुलिस फोर्स आ गई, इसमें सब के सब पकड़े गए। हालांकि टोटल इसमें 35 लोग इन्वॉल्व थे, जो खबरी लाल थे कुछ
और कुछ अंजाम दे रहे थे, कुछ लूटकर भागने के प्रयास कर रहे थे। और इस तरह से कुल मिला के इसमें 35 लोग शामिल थे। लेकिन मेन लोग जो इसमें शामिल थे इस घटना में, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल मेन लीडर ये थे। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया जाना था। बेटे इनके साथ अशफाकुल्ला खान भी थे, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, मुख्य ये 4 लोग थे। तो इस रेलगाड़ी में खजाना और बंदूक जा रहा था जिसे इन चारों ने प्लानिंग करके लूटा। इनडायरेक्ट टोटल मिला के 35 लोग थे इसमें, और 35 लोगों में से इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, बाकी कुछ को आजीवन कारावास हुआ था और कुछ लोगों को कुछ साल की कैद की सजा हुई थी। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल, इनको बिस्मिल की टाइटल दिया है। इन्होंने कविता भी रचा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये कविता राम प्रसाद बिस्मिल ने रचा था। और राम प्रसाद बिस्मिल इस कविता को गाते हुए फांसी पे लटक गए थे। इनके फास्ट फ्रेंड अशफाकुल्ला खान थे, ये किसी तरीके से बच गए थे, भाग गए थे, कहीं छिपने लगे थे। बाद में इन्हीं का एक दोस्त इनको अंग्रेजों से पकड़वा दिया। फिर इन पर मुकदमा फैजाबाद में चला। फैजाबाद की अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई। यानी कुल मिला के 4 लोगों को इस केस में फांसी हो गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र केस में एक ट्रेन को लूटा गया था, यही घटना है। अ ट्रेन वाज प्लंडर्ड। क्रांतिकारियों ने एक रेलगाड़ी को लूट लिया, यही इसका मुख्य अंजाम था। अब अगर ये कहा जाए कि कौन सी रेलगाड़ी थी, तो 10 डाउन ट्रेन थी, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। बिल्कुल सही है, 10 डाउन रेलगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। लखनऊ स्टेशन से पहले काकोरी में इस ट्रेन को लूट लिया गया। तो यही इन लोगों ने अंजाम दिया था। और वैसे क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। जतिन दास भी थे इनके साथ, जतिन दास भी कम नहीं थे। बटुकेश्वर दत्त भी थे, बीके दत्त। तो प्रमुख क्रांतिकारियों में यही लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद एमपी के थे, भौरा गांव के थे। चंद्रशेखर तिवारी के नाम से फेमस थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की टाइटल लेने लगे, जाति से ऊपर उठकर इंडिया को फ्री कराने के लिए। किरण यादव कर रहे हैं सभी लोग पकड़े गए थे, लूट नहीं पाए थे क्या सर? बिल्कुल, दरअसल पकड़ लिए गए तो कहां से, भाग नहीं पाए। लूट तो लिए थे, भाग नहीं पाए थे। पुलिस फोर्स आ गई और भागने में सफल नहीं हो पाए। 1-2 लोग जैसे भाग गए थे, ये वाले अशफाकुल्ला बचकर भाग गए थे, लेकिन खजाना और बंदूकें सब छोड़ के भागे। तो सामान लेके नहीं भाग पाए ये, न तो पैसे लेके भाग पाए, वैसे अपनी जान बचा के भागे। लेकिन अंत में इनके एक फ्रेंड ने इनको पकड़वा दिया। बाद में इन पर मुकदमा चला। इनके भाई वकील भी थे, इनकी पैरवी करने आए, लेकिन बचा नहीं पाए। इनको भी फांसी की सजा हो गई थी। यानी कुल मिला के लूट नहीं पाए, लूटा हुआ सामान इनसे छीन लिया गया। भागने में एक ही सफल हुए,
इनके अलावा जो इनडायरेक्ट लोग थे वो बाद में पकड़े गए हैं। इनडायरेक्ट में जैसे बहुत सारे लोग थे उनको बाद में पकड़ा गया है। तो इस तरह से ये घटना कई दफा पूछा गया है, काकोरी षड्यंत्र केस। चलें आगे, अब आपको बढ़ाते हैं। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक ये वाइसरॉय बनकर आया। यानी इससे पहले लॉर्ड रीडिंग थे, अब लॉर्ड इरविन वाइसरॉय बनकर आए। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कई सारी इंसिडेंट्स हैं। गांधी फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। अभी तक 26 से 28 तक गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। बाद में जब देखा कि नेहरू, सरदार पटेल ये लोग आगे बढ़कर देश के लिए लड़ रहे हैं, क्रांति में एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में शामिल हो रहे हैं, तो गांधी ने सोचा कहीं उनकी क्रेडिट कम ना हो जाए। इसलिए गांधी इन लोगों को देख करके फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। और उसके बाद गांधी ने कई आंदोलन चलाए हैं, कई सत्याग्रह चलाए हैं, जिसमें प्रमुख आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिस आंदोलन से घबरा करके अंग्रेज इंडिया से बाहर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। गांधी को इनवाइट भी किया था। गांधी फर्स्ट में नहीं गए, सेकंड में गए थे। तो चलिए आगे बताते हैं आपको इससे। लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या घटनाएं हैं वो आप देखें। लॉर्ड इरविन के टाइम में गांधी का इस साल 2 साल बाहर रहना, गांधी emphasized on खादी प्रोग्राम। गांधी ने खादी प्रोग्राम पर विशेष बल दिया था। गांधी ने खादी प्रोग्राम पर विशेष बल दिया। गांव-गांव में जाकर चरखा चलाना, सूत कातना, ये सब काम स्टार्ट किया। लोगों को सिखाते थे हथकरघा इत्यादि को। सुबोध सर, सॉरी आई एम लेट, एक्चुअली माई WBCS मेंस एग्जाम हेल्ड ऑन 25 जुलाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उस पर फोकस करो, ये तो बाद में भी आप देख लेना। शुभेंदु पहले उसको आप फोकस करो, WBCS को, उसको आपको देखो, और ये तो बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गांधी ने 2 साल तक खादी प्रोग्राम पर विशेष फोकस किया। गांव-गांव में जाते चरखा चलाना, सूत कातना, तकली से रेसे बनाना इत्यादि काम करने लगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए गांधी ने 2 साल बिताया था। इसलिए गांधी का ये चरखा वाला स्कीम अगर आए तो काफी फोकस किया गया था ये 2 साल। अच्छा, ये इस समय इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो जैसे जर्मनी और इटली में समस्याएं आने लगी थी। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनितो मुसोलिनी सत्ता हासिल कर चुके थे। 1928 में एडोल्फ हिटलर ने सत्ता हासिल कर लिया था। 1921 में बेनितो मुसोलिनी ने सत्ता हासिल कर लिया था। तो इस तरह से बेनितो मुसोलिनी इटली में फासिज्म, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में नाजिज्म, नाजीवादी और फांसीवादी ताकतें यूरोप के बाहर अपने ताकत को बढ़ाने में लगी थी। तो इस तरह से एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी के कारण यूरोप 2 ध्रुवों में डिवाइड हो रहा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। एक तरफ वे राष्ट्र थे
तो जर्मनी, इटली, जापान का सपोर्ट करने लगे थे। दूसरी तरफ वे राष्ट्र थे जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका का सपोर्ट करने लगे थे। ये पूरा वर्ल्ड का ध्रुवीकरण हो रहा था, दो ग्रुप में डिवाइड हो रहे थे। और आगे आपको बताएं कि आगे यही ग्रुप चल करके वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण बने। एक तरफ एक्सिस पावर, दूसरी तरफ एलाइज पावर्स। तो इस तरह से आगे अब आप देखें, गांधी का 2 साल का ये स्कीम, गांव गांव में जाते चरखा चलाना, सूत काटना, कपड़े बुनना, ये तमाम काम थे इनके। और इसीलिए गांधी दूर रहे, चाहते थे कि 2 साल दूर रह करके जो नॉन कोऑपरेशन वाली इंसिडेंट हुआ था उसका पश्चाताप भी कर सके। आगे फिर कोई बड़ी एक्टिविटीज के साथ इंडिया में आएंगे। कार्तिक कुमार सर प्लीज बता दो, पीडीएफ के लिए आप मैनेजमेंट को कॉल कर लें बेटे। कार्तिक कुमार आपका पीडीएफ कहाँ पे है? मैनेजमेंट से पूछें बेटे, हमने उनको दिया है। वसीम, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे सर? मित्र राष्ट्र में बेटे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका थे। सौरभ मिश्रा, रवि कुमार कह रहे हैं सर मैंने आज पहली बार ऑनलाइन आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने हैं। बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, पढ़ाई पे फोकस करो, आशीर्वाद मिलता रहेगा। रवि कुमार कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई रवि कुमार। कार्तिक कुमार कह रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ है? बेटे पीडीएफ के लिए आप मैनेजमेंट को कॉल करके पूछ लो, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बता सकता हूँ कहाँ पर है। मैंने इनको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया था, आप इनको कॉल कर लो मैनेजमेंट में, वो आपको बता देंगे पीडीएफ कहाँ है। तो अभी तक हमने आपको जो पढ़ाए हैं उसमें कई सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कार्तिक कुमार कह रहे हैं सर मैनेजमेंट का कोई रिस्पांस नहीं आता। नहीं बेटे, कॉल करो मैनेजमेंट में, कॉल में बैठे हुए हैं बच्चे, वो आपको रिस्पांस करेंगे। 2 बच्चे बैठे हुए हैं कॉल अटेंड करने के लिए। संदीप कह रहे हैं सर ट्रेस पर्शियन थ्योरी क्या है? ये इससे नहीं रिलेटेड है, वर्ल्ड से रिलेटेड है ट्रेस पर्शियन थ्योरी, वो कभी बताएंगे वर्ल्ड वार के बाद या वर्ल्ड वार के समय। और इसके अलावा हमने आपको सारी बातें जो बताई है, 26 से 28 के बीच में गांधी का 2 साल बाद फिर से एंट्री होता है। किरण कह रही हैं सर आज जो टॉपिक आप करा रहे हैं उसका पीडीएफ नहीं है। बेटे ये आप मैनेजमेंट से बात करो। शुभेंदु कह रहे हैं कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल में यूरोप एंड द वर्ल्ड ओनली आता है। बिल्कुल बेटे, ऑप्शनल में यूरोप और वर्ल्ड ही आएगा, इंडियन हिस्ट्री नहीं है सिलेबस में। सर प्लीज शेयर जस्ट फ्यू। क्या शेयर करें? वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोप हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री? बेटे उसके लिए सिविल सर्विसेज में हम लोग कराएंगे, इसमें इसको नहीं करा पाएंगे क्योंकि सिविल सर्विसेज में ही वो पोर्शन आता है, पीसीएस में आता है ना। इसमें बाकी पीसीएस यूपीएससी लेवल का ये उतना नहीं है लेकिन 100% नहीं है। ठीक है बेटे सुबोध जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए लॉर्ड इरविन के समय में, नहीं जस्ट चैप्टर प्लीज। ठीक है बेटे, चैप्टर बता देंगे, लेकिन यह है कि अब लास्ट क्लास में देखेंगे। तो बताएं आवाज आ रही है? वीडियो क्लियर दिख रही है? वीडियो आपको क्लियर दिख रही है? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है रह रहकर, तो वही ठीक कर रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं। सुबोध कह रहे हैं ठीक है, ऑल इज वेल, ओके। आवाज आ रही है बट वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। हाँ वही बेटे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। लाइट इंटेंसिटी कम है। अब बताएं बेटे, अब सही हो गया होगा? अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई होगी ना? सभी कह रहे हैं ठीक है, ओके।
चलें आगे बढ़ाते हैं अब आपको इरविन के समय में। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप देखिए 1927 में साइमन कमीशन ये अपॉइंट किया गया था। साइमन आयोग का गठन किया गया था। नाइनटीन 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। नाइनटीन 1927 में जॉन एंड साइमन के नाम से ये कमीशन का गठन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। और इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य इंडिया में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट की जांच करना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया था, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं किया गया इंडिया के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो व्यवस्था किया गया उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं साइमन कमीशन पर। किरण यादव, वसीम, कार्तिक कुमार, किरण यादव, कार्तिक, ये सब लोग कह रहे हैं, सभी लोग सही बता रहे हैं। सभी गोरे थे सर, इसमें बिल्कुल सही है। वसीम जी कह रहे हैं सब गोरे थे, इसीलिए इसको गोरा आयोग भी कहा गया है। कार्तिक कह रहे हैं नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल तो अफ्रीका में है, नटाल इंडियन कांग्रेस, बिल्कुल सही है। किरण यादव कह रहे हैं सर ब्राइटनेस कम करिए ना, दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है बेटे, करवाते हैं। कार्तिक कुमार कह रहे हैं जुलू व बोर पड़क, जुलू व बोर पड़क, ये क्या है बेटा कार्तिक? जुलू व बोर पटक। सौरभ व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है, सौरभ कह रहे हैं व्हाइट मैन कमीशन, लेकिन कार्तिक क्लियर नहीं हुआ। जुलू व बोर पटक, पड़क, चलें सही हो गया। तो साइमन आयोग का गठन किया गया। अब आप देखिए इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे, और 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मेंबर थे सभी। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। यानी इसको गोरा आयोग, साइमन कमीशन को गोरा आयोग कहा गया है। और इसका उद्देश्य पूछा जाए तो टू रिव्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये इसका मेन उद्देश्य था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून की समीक्षा करना। कार्तिक कह रहे हैं गांधी जी को पदक मिला था, पदक मिला था, पदक, ठीक है, बिल्कुल सही है, नटाल में मिला था, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। हाँ कार्तिक ठीक है, ऑल इज वेल। सौरभ मिश्रा ऑल आर ब्रिटिशर, बिल्कुल बेटे। साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको गोरा आयोग कहा गया है, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए मेन एम, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून की समीक्षा करना। अब आप देखिए साइमन कमीशन ये
1928 मार्च में उतरा। इस समय साइमन कमीशन बॉम्बे में लैंड किया था। 1928 में साइमन आयोग मार्च में बंबई उतरा और इसको काले झंडे दिखाए गए, ब्लैक फ्लैग से इसका स्वागत किया गया था, यानी विरोध किया गया। ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, इसको साइमन आयोग को ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, काले झंडे दिखा के विरोध किया गया। जहां भी गया इस कमीशन का जम के विरोध किया गया। यह कमीशन जब लाहौर में पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया गया। तो साइमन कमीशन अक्टूबर 1928 में लाहौर में पहुंचा था। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन ये लाहौर में पहुंचा। तो यहां पर लाला लाजपत राय ने इनके नेतृत्व में काले झंडे दिखाए गए। साइमन आयोग लाहौर में पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, प्रोटेस्ट किया गया और इन्होंने कहा साइमन गो बैक। ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था, साइमन वापस जाओ। ये नारा लाला लाजपत राय ने लाहौर में दिया था। तो साइमन आयोग का विरोध हर जगह पर किया गया। कारण यही था कि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। दूसरा कारण ये था कि साइमन कमीशन को 10 साल बाद आना था, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के 10 साल बाद इसको आना था। 1 साल पहले आ गया, यानी 1929 में इसको आना था, 1928 में आ गया, इसलिए विरोध किया गया। इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। इंडिया के लिए सिफारिश किया जाना था, इंडिया पर इसके इम्पैक्ट की जांच करना था। इंडियन को मेंबर इसमें बनाया नहीं गया, इसलिए जहां भी गया इस कमीशन का हर जगह विरोध किया गया था। तो साइमन आयोग जहां भी गया हर जगह इसका प्रोटेस्ट किया गया। 2 मेन कॉज हैं, सारे सदस्य अंग्रेज थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। दूसरा, साइमन कमीशन को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद आना था, 1 साल पहले आ गया, इसलिए इसका जम के प्रोटेस्ट किया गया। जहां भी गया इसको काले झंडे दिखाए गए। साइमन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया। लेकिन एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से प्रश्न है, आप सभी के लिए प्रश्न है कि साइमन गो बैक ये स्लोगन किसने बनाया था? हु क्वाइंड साइमन गो बैक स्लोगन? बताएं जल्दी से। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया, बट प्रश्न ये है कि साइमन गो बैक का ये नारा किसने बनाया, यानी हु क्वाइंड दिस स्लोगन साइमन गो बैक? वसीम कह रहे हैं कि 11 डिमांड किया था महात्मा गांधी ने, वो सारी ठीक है बेटे, 11-12 जो भी डिमांड है ठीक है। हितेश कह रहे हैं वेरी नाइस सर, सबूत करें। माँ अंसारी डिसाइड टू बाइकआउट, बिल्कुल ठीक है, सब सही है। हितेश सर, हितेश गांधी जी, संदीप कुमार हेलो सर, ठीक है बेटे। ये मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुने। मेरा प्रश्न ये है कि साइमन गो बैक स्लोगन वाज गिवन बाई
लाला लाजपत राय फर्स्ट टाइम, बट साइमन गो बैक स्लोगन क्वाइंड बाई, साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया, लेकिन साइमन गो बैक ये नारा किसने बनाया, किसने क्वाइंड किया था? नेहरू बता रहे हैं, नहीं, नेहरू नहीं होगा। अर्जुन कुमार साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 लॉर्ड इरविन ने किया। ये सब डेट वोट ठीक है बेटे, सब सही है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न है कि साइमन गो बैक का स्लोगन, साइमन गो बैक का स्लोगन ये किसने बनाया? अर्जुन कुमार बताएं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, आईएएस के प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया है कि हु क्वाइंड साइमन गो बैक स्लोगन? बाल गंगाधर तिलक ने? नहीं, गलत है, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक तो बेटे 1920 में मर गए थे। बीजी तिलक डाइड इन 1920, तो इस समय तो बीजी तिलक थे नहीं। सुबोध कह रहे हैं कि जिन्ना, नहीं बेटे जिन्ना नहीं होगा। अर्जुन बताएं। 8 नवंबर 1927 को ठीक है सब कुछ, लेकिन साइमन गो बैक ये क्वाइंड किया है, चलिए मैं बता देता हूं। इसका एक बॉम्बे के पहले मेयर थे, बॉम्बे के फर्स्ट मेयर, बॉम्बे के पहले मेयर, उन्होंने ही साइमन गो बैक ये क्वाइंड किया है। यूसुफ मेहर अली नाम है, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने, जो कि बॉम्बे के फर्स्ट मेयर थे, इन्होंने साइमन गो बैक का स्लोगन क्वाइंड किया है। यूसुफ मेहर अली बाद में बॉम्बे के फर्स्ट मेयर बने। तो इस तरह से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई दफा पूछा गया है। अब आप देखिए, साइमन कमीशन का जम के प्रोटेस्ट किया लाला लाजपत राय ने, लेकिन लाहौर के पुलिस कमिश्नर एस्कॉर्ट था, लाहौर के पुलिस कमिश्नर एस्कॉर्ट थे, उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को आदेश दिया, जो कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, कि लाला लाजपत और उनके जो फॉलोअर थे सब पे लाठीचार्ज किया जाए। तो जेपी सॉन्डर्स ने, जेपी सॉन्डर्स असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, लाहौर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, इन्होंने लाला लाजपत राय पर जम के लाठियां चलाई, इन्होंने लाला लाजपत राय पर जम के लाठियां चलाई, और इस तरह से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। और 3 नवंबर को, 3 नवंबर 1928 को लाला का देहांत हो गया। सो लाला लाजपत राय का देहांत 17 नवंबर को लिखेंगे। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया था। तो अक्टूबर में जम की लाठियां चली, लेकिन जेपी सॉन्डर की लाठी से लाला बुरी तरह घायल हो गए। 17 नवंबर को इनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय के डेथ का बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाहौर षड्यंत्र में लिया था। यानी इसी समय नवंबर में ही 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने लाहौर षड्यंत्र में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, लाहौर षड्यंत्र में इन्होंने, तीनों ने लाला लाजपत राय के हत्यारे एस्कॉर्ट को मारना था, लेकिन इत्तेफाक से जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। एस्कॉर्ट ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, ये पुलिस कमिश्नर था लाहौर का, पुलिस कमिश्नर था ये।
तो मारना इसको था, लेकिन उस समय थाने में ये था, इसी को मार दिया, लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लिया, और इसी लाहौर केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों लोगों को फांसी की सजा हुई थी, अभी नहीं बाद में। तो लाला लाजपत राय, इन्होंने किताब लिखा है अनहैप्पी इंडिया, बड़ी फेमस किताब है इनकी, अनहैप्पी इंडिया नामक किताब लिखा। और इन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी किया था, पीएनबी का गठन इन्होंने किया, पंजाब नेशनल बैंक। और इसके अलावा लाला लाजपत राय को लॉयन ऑफ पंजाब कहा गया है, यानी शेरे पंजाब, ये टाइटल इनको दिया गया है। तो इस तरह से ये सारी घटना घटित हुई। तो आज इतना ही, अब शाम को हम 3:30 बजे से आगे की क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।